हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चे। बेटा, आज मैं आपको कराने वाला हूं क्लास 12th के अर्थशास्त्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी चैप्टर। सर इतने खुश होकर के बोलो क्योंकि भैया बहुत इजी है। एक क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। चैप्टर का नाम है आगम, जिसे हम बोलते हैं रेवेन्यू। कुछ के यहां पर लिखा होगा आगम का सिद्धांत, कुछ के यहां पर केवल होगा आगम, और कुछ के यहां पर कुछ भी हो, गोली मारो उसे। 12th के बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न आएगा। चैप्टर बहुत आसान है और गजब की बात, जो पढ़ाने वाला बेटा वो उससे भी ज्यादा प्यारा आपको पढ़ाने वाला है। मीनिंग आपको 100%, अगर आप मेरी क्लास सुन लेते हो तो आपको ये चैप्टर रट जाएगा। कुछ उतारने की जरूरत नहीं है, किसी पीडीएफ की जरूरत नहीं है, किसी का कुछ चाहिए नहीं। बिल्कुल सिर्फ आपको मेरी क्लास सुननी है बेटा। 10 से 15 मिनट क्लास सुनो और आपको पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इस चैप्टर से एक एक प्रश्न पेपर में बनाकर आ सकते हो। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और आज का टॉपिक क्या है हमारे पास, आगम का सिद्धांत। तो सबसे पहला प्रश्न यही बना कि सर ये आगम होता क्या है। मेरे बच्चे, आगम को अंग्रेजी में हम बोलते हैं रेवेन्यू। क्या बोलते हैं बेटा अंग्रेजी में? रेवेन्यू। सर हिंदी में बताओ ना, तो हिंदी में बताता हूं बेटा। जो भी कंपनी अपने सामान को बेचती है, हर कंपनी हर फर्म क्या करेगी, अपने कुछ सामान को बेचेगी, और सामान को बेचकर जिसका बेटा वो व्यवसाय करती है, उस सामान को बेचकर उसे जितना भी पैसा मिलेगा। मानो एक कंपनी है, उसका काम है दवाइयां बनाना। अब वो दवाई बेचकर जो पैसा कमाएगी ना बेटा, उसी को आगम कहते हैं। लाभ नहीं कहते, आय नहीं कहते, आगम कहते हैं। आगम का मतलब होता है, आगम का तात्पर्य है किसी वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि। आगम को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। किसी वस्तु को, यानी कि जो कंपनी अपनी वस्तुओं को बेचती है, तो उन वस्तुओं को बेचकर जो उसे धनराशि मिली, जो उसे पैसे मिले, जो उसे धन मिला, जो उसे मनी मिली, वही क्या होती है, आगम। अब इतनी बड़ी डेफिनेशन है, मैं कह रहा हूं पेपर में आ जाए कि आगम क्या होता है, तो क्या लिख नहीं पाओगे? सर कैसी बात करो, हम लिख देंगे वस्तु को बेचकर जो पैसे मिलते हैं आगम कहलाता है। अरे सही लिख रहे हो, यही तो है ना सर। मुझे ऐसे याद हुआ, सामान को बेचकर जो पैसे मिलते हैं उसे आगम कहते हैं। अरे तू भी सही कह रहा है भाई, तुम भी क्या गलत कह रहे हो? यही तो है आगम। जो एक कंपनी अपने सामान को बेच के पैसा प्राप्त करती है, वही उसका क्या कहलाता है, आगम, यानी कि रेवेन्यू कहलाता है। कुछ भी लिख दो, मीनिंग यही होना चाहिए। आगम का मतलब आ और गम मत लिखाना, है ना, कि जब गम आ जाता है तो उसे हम आगम कह देते हैं। गम का आना आगम होता है, गम का आना नहीं भैया। यहाँ खुशी आती है, पैसे आते हैं, उसे आगम कहते हैं। ठीक है भाई, हाँ जी। अब आगम होता कितनी तरह का है? आगम कितने प्रकार का होता है भैया? एक होता है कुल आगम, एक होता है सीमांत आगम, एक होता है औसत आगम। सर ये कुल आगम, सीमांत आगम, औसत आगम क्या है सर, ये और बता दो, बस आधा चैप्टर हो गया। कुल आगम का मतलब है जब एक फर्म अपनी सभी वस्तुओं को बेच दिया, उन सभी को बेचकर जो धनराशि मिली उसका योग कहलाता है कुल आगम। सभी वस्तुओं को बेचकर या सभी इकाइयों को बेचकर, यहां पर इकाई शब्द यूज करते हैं बेटा, सभी इकाइयों को बेचकर प्राप्त होने वाली धनराशि का योग क्या कहलाता है, कुल आगम कहलाता है। सभी इकाइयों को बेचकर प्राप्त होने वाली धनराशि के योग को हम क्या बोलते हैं बेटा, कुल आगम बोलते हैं। सर डेफिनेशन तो दिखाओ। देखो भाई डेफिनेशन भी देख लो, क्यों घबरा रहे हो। लिखा भैया, कुल आगम से तात्पर्य किसी वस्तु की सभी इकाइयों को बेचकर प्राप्त होने वाली राशि के योगफल से है। किसी वस्तु की सभी इकाइयों को बेचकर प्राप्त होने वाली धनराशि के योगफल से है। किसी वस्तु की सभी इकाइयों को बेचकर प्राप्त होने वाली धनराशि के योगफल से है, उसे हम क्या बोलेंगे भैया, कुल आगम बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई उसे हम, कुल आगम बोलेंगे। सर कुल आगम प्राप्त करने के लिए बेची गई इकाइयों को वस्तु के मूल्य से गुणा करते हैं। ओ भैया, ये मैंने क्या बता दिया आपको, ये मैंने क्या बता दिया भाई, मैंने बताया कुल आगम कैसे निकालते हैं। कुल आगम का मतलब होता है बेची गई इकाई की मूल्य से गुणा कर दो। कैसे सर बताओ, सही से समझाओ सर, ऐसा तो कोई भी बता देगा। तो देखो बेटा, कुल आगम कैसे निकालते हैं। कुल आगम, पहली बात तो कुल आगम को बोलते हैं टीआर, टोटल रेवेन्यू। और कुल आगम कैसे निकालते हैं, बेची गई इकाई की मूल्य से गुणा कर दो। मान लो भैया हमने 100 वस्तुएं बेची हैं, 100 इकाई बेची हैं, और एक इकाई 5 रुपए की है, तो कुल आगम कितना हो गया भैया,
500 रुपए। बताओ क्या भारी है ये? कुल आगम को क्या बोलते हैं? टीआर। सर टीआर का मतलब क्या हुआ? टी फॉर टोटल, आगम मतलब रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? इकाइयों की बेची गई कीमत से गुणा करके, इकाइयों की कीमत से गुणा करके क्या आ जाएगा? कुल आगम आ जाएगा। तो बताओ कुल आगम क्या भारी है? बड़ा आसान है सर। कुल आगम बराबर क्या होता है? कुल आगम बराबर होता है बेची गई इकाइयां यूनिट इंटू प्राइस। पी इंटू क्यू कह सकते हैं बेटा, पी इंटू क्यू भी बोल सकते हैं। तो टी आर बराबर क्या बोल सकते हैं? टी आर बराबर पी इंटू क्यू। पी का मतलब प्राइस, क्यू का मतलब कितनी यूनिट बेची। सर पी हमें तो आ गया, क्या कुल आगम नहीं आया? सर आ गया। सीमांत आगम क्या होता है? सीमांत आगम का मतलब होता है जब मान लो हमारी कंपनी कुछ वस्तुओं को बेच रही है, तो जितनी भी वस्तु बेच रही है, एक अतिरिक्त, एक एक्स्ट्रा वस्तु बेचने से उसके कुल आगम में जो वृद्धि हुई, एक अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आगम में जो वृद्धि होती है, एक अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आगम जितना बढ़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सीमांत आगम। एक एक्स्ट्रा वस्तु बेचने से, देखो ध्यान से सुनो, सीमांत आगम से तात्पर्य किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के बिक्री से कुल आगम में होने वाले परिवर्तन से है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचने से, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आगम में जो परिवर्तन हुआ, नहीं समझे हो? अभी बताएंगे। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आगम में जो परिवर्तन हुआ, वही परिवर्तन क्या कहलाता? सीमांत आगम। सर कैसे? सुनो बेटा ध्यान से। मैंने 5 टीवी बेचे, 5 टीवी, उन्हें बेचकर मुझे कुल आगम मिला, यानी कि टोटल रेवेन्यू मिला 5 टीवी बेचकर 10,000 रुपए का, मान लेते हैं। मैंने 6 टीवी बेचे, 6 टीवी बेचकर मुझे कुल आगम मिला 11,500 का। जब 5 बेचता था कुल आगम कितना था? 10,000। जब 6 बेचने लगा तो कुल आगम कितना हो गया? 11,500। तो एक एक्स्ट्रा टीवी के बेचने से मेरा कुल आगम कितना बढ़ा? सर जी 1,500 रुपए बढ़ गया। सर 1,500 कैसे? जब 5 टीवी बेचा करता था तो 10,000 रुपए मिलते थे, जब 6 टीवी बेचने लगा तो 11,500 मिलने लगे। तो बताओ कितना परिवर्तन आया? 1,500 का परिवर्तन आया। इस 1,500 को हम क्या बोल देंगे? इस 1,500 को हम बोल देंगे भाई क्या? सीमांत आगम। क्या बोलेंगे इसे? सीमांत आगम। सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे? मार्जिनल। सीमांत मतलब मार्जिनल रेवेन्यू। क्या बोला जाएगा इसे? मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं बेटा? इसका फॉर्मूला भी समझेंगे अभी। फिलहाल मार्जिनल रेवेन्यू समझ गए, सीमांत आगम समझ गए। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल आगम में जो परिवर्तन हुआ, या कह सकते हैं जो आपने एक्स्ट्रा इकाई बेची ना, उस एक्स्ट्रा के बेचने से जो एक्स्ट्रा पैसा मिला। देखो अन्य शब्दों में, अतिरिक्त इकाई को बेचकर जो आगम प्राप्त हो वही सीमांत आगम है। जो एक्स्ट्रा वाली को बेचकर जो पैसे मिले थे वही सीमांत है। देखो 5 टीवी बेचे, टोटल 10,000 मिले, 6 बेचे, टोटल 11,500 मिले। तो जो छठा बेचा होगा उससे 1,500 रुपए मिले होंगे। उस छठे के बेचने से जो पैसा मिला वही मेरा क्या था? सीमांत आगम। नेक्स्ट फॉर्मूला है, क्वेश्चन है, औसत आगम क्या होता है? औसत आगम का मतलब होता है प्रति इकाई आगम। हम कितनी वस्तुएं बेच रहे हैं, उनसे एक एक इकाई से कितने पैसे मिल रहे हैं। प्रति इकाई, एक एक इकाई को बेचकर जो पैसा मिला। प्रति इकाई मतलब होता है एक एक इकाई से जो पैसा मिला। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 टीवी बेचे और टोटल मुझे मिले 5,000 रुपए। तो बताओ एक टीवी को बेचकर कितने पैसे मिले होंगे? इस कुल आगम को क्या करो, 5 टीवी से भाग दो, कितना आ गया? 1,000। इसका मतलब एक टीवी को बेचकर 1,000 रुपए मिल रहा है। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा? हम औसत आगम। और याद रखना औसत आगम ही होता है कीमत। भाई सीधी सी बात है, 5 टीवी को बेचकर 5,000 रुपए मिले, तो एक को बेचकर कितना मिला? 5,000 डिवाइड बाई 5, 1,000 रुपए आ गया। और जो 1,000 आया उसे हमने बोला औसत आगम, और यही तो उसकी कीमत भी कहलाई। भाई कीमत भी तो यही होगी, एक टीवी की कीमत 1,000, 5 को बेचकर 5,000 मिले। तो इसका मतलब एक बात हो गई, इसका मतलब एक बात हो गई। देखो ध्यान से, क्या बात हो गई? इसका मतलब एक बात हो गई, और वो बात क्या है? तो क्या समझ में आया भैया कि औसत आगम और वस्तु का मूल्य क्या होते हैं? बराबर होते हैं। औसत आगम यानी कि औसत आगम क्या बोलते हैं बेटा? एवरेज रेवेन्यू बराबर पी, प्राइस। ये बात याद रखना, औसत आगम हमेशा प्राइस के, कीमत के क्या होता है? बराबर होता है। इतनी बात याद रहेगी, औसत आगम हमेशा कीमत के बराबर होता है। तो 3 तरह का तो हम आगम समझ गए। एक कुल आगम, टोटल रेवेन्यू, जो कुल वस्तुओं को बेचकर पैसे मिले।
एक सीमांत आगम, सीमांत आगम मतलब बेटा मार्जिनल रेवेन्यू, जो एक अतिरिक्त इकाई को बेचकर पैसा मिला, और एक औसत आगम यानी कि एवरेज रेवेन्यू। तो तीन तरह का रेवेन्यू हो गया। अब एक प्रश्न बहुत प्यारा पेपर के अंदर पूछा जाता है, कई बार आ चुका बेटा, ये मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है। सीमांत आगम तथा कुल आगम में संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीमांत आगम तथा कुल आगम में संबंध, कि सीमांत आगम में यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू में और एवरेज रेवेन्यू में क्या संबंध है। याद रखना, अंतर की बात नहीं चल रही, संबंध की बात चल रही, रिलेशन की बात चल रही है। एमआर और एआर का रिलेशन रट लो, पेपर के अंदर आएगा, बाकी मैं समझा तो रहा हूं बेटा आपको। पहला प्रश्न लिखा, पहला पॉइंट है कि सीमांत आगम के योगफल से कुल आगम को प्राप्त करते हैं। याद रखना, सीमांत आगम को जोड़ जोड़कर, देखो सीमांत क्या है, हर नई इकाई को बेचकर जो पैसे मिल रहे हैं, हर अतिरिक्त इकाई को बेचकर जो पैसा मिल रहा है वो सीमांत आगम है। तो हर इकाई का आगम, हर इकाई से बेच मिलने वाला पैसा, हर अतिरिक्त इकाई से मिलने वाला पैसा, एक टीवी बेचा जो एक्स्ट्रा पैसे मिले, एक्स्ट्रा पैसे मिले, तो हर अतिरिक्त पैसे को जोड़ लो, या कह सकते हैं सीमांत आगम को जोड़ लो, तो ऑटोमेटिक कुल आगम आ जाएगा। तो कुल आगम को बोलते हैं टीआर, इसका फॉर्मूला होता है टीआर बराबर होता है सिग्मा, सिग्मा एमआर, मतलब सिग्मा का मतलब क्या होता है बेटा, योगफल, यानी कि एम आर का योगफल ही क्या होता है, टीआर होता है। रट लेना बेटा कि एम आर का योगफल ही टीआर होता है। तो सीमांत आगम क्या होता है बेटा, कुल आगम का योगफल होता है। सीमांत आगम, सॉरी, और कुल आगम क्या होता है, सीमांत आगम का योगफल होता है। ऐसे बोल सकते हैं, सीमांत आगम के योगफल से कुल आगम को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे साथ साथ बोलो, सीमांत आगम के योगफल से कुल आगम को प्राप्त कर सकते हैं, सीमांत आगम को जोड़कर कुल आगम को प्राप्त कर सकते हैं, या सीमांत आगम का योगफल ही कुल आगम होता है। कुछ भी लिख दो, मतलब ये कि सीमांत आगम को जोड़कर कुल आगम निकलता है, पहला डिफरेंस। दूसरा, जब सीमांत आगम घटता है तब कुल आगम घटती दर से बढ़ता है। याद रखना, जब सीमांत आगम घट रहा होगा, जब सीमांत आगम घट रहा होगा, हर नई इकाई से आपको कम पैसे मिल रहे हैं। सीमांत आगम घटने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आपने दूसरी इकाई बेची, 8,000 रुपए मिले, 5,000 रुपए मिले दूसरी को बेचकर, तीसरी को बेचकर मिले केवल 4,000, चौथी को बेचकर मिले केवल 3,000, पांचवी को बेचकर मिले केवल 2,000। हर नई इकाई को बेचकर आपको कम कम पैसे मिल रहे हैं, मतलब सीमांत आगम घट रहा है। तो कुल आगम क्या होगा, कुल आगम बढ़ेगा भाई। दूसरी को बेचकर 5 मिले तो कुल मान लो 5 ही था, तीसरी को बेचकर 4 और मिल गए, तो कुल तो भैया आपका 5 और 4 9 हो गए होंगे। कुल आगम तो 9 हो गया होगा, नहीं हो गया बेटा, है ना। बल्कि इसे पहली दूसरी कर लेते हैं। पहली को बेचकर मान लो 5,000 रुपए मिले, दूसरी को बेचकर 4,000 रुपए मिले, तीसरी को बेचकर 3,000 मिले, चौथी को बेचकर 4,000 मिले। तो पहली को बेचकर 5 मिले, तो कुल भी कितना था, टीआर भी कितना था, 5,000। जैसी अगली और बेच दी 4,000 रुपए में, तो कुल कितना हो गया, 5 और 4 9 हो गए होंगे हमारे पास कुल पैसे। अगली को 3 में और बेच दिया, तो 9 और 3 कितने हो गए, 12,000 रुपए हो गए। अगली को 2 में और बेच दिया, तो 12 और 2 कितने हो गए, 14,000 रुपए हो गए। यानी कि जब हमारे पास सीमांत आगम घट रहा है, हर नई इकाई से कम पैसे मिल रहे हैं, तो कुल आगम नहीं घट रहा भैया। सीमांत के घटने से कुल नहीं घटता। पेपर में प्रश्न आएगा 1 नंबर का, सीमांत आगम के घटने से कुल के साथ क्या होता है। सीमांत आगम के घटने से कुल आगम बढ़ता है, बट घटती हुई रेट से, कम कम दर से, धीरे धीरे करके। तो सीमांत आगम के घटने से कुल आगम घटती दर से बढ़ता है। दूसरा, जब सीमांत आगम शून्य हो जाएगा, मान लो अगली के बेचने से कोई पैसा नहीं मिला, तो कुल आगम बेटा याद रखना आपका अधिकतम है, उसके बाद कुल नहीं बढ़ेगा। जब सीमांत आगम एमयू क्या होता है, जीरो। पेपर में कई बार प्रश्न आया कि जब सीमांत आगम जीरो होगा तब कुल आगम के साथ क्या होगा। तो याद रखना, जब सीमांत आगम जीरो होता है तब कुल आगम अधिकतम होता है। मेरे साथ साथ रट लो, जब सीमांत आगम जीरो होता है तब कुल आगम अधिकतम होता है। When MR is zero, TR is maximum. When MR is zero, TR is maximum. MR is zero, TR is maximum. चौथा, जब सीमांत आगम ऋणात्मक हो, सीमांत मतलब अगली इकाई से मिलने वाला आगम ऋणात्मक पहुंच जाए, बेटा ऋणात्मक ही पहुंच जाता है, तो कुल आगम घटना प्रारंभ कर देता है। चौथा और आखिरी संबंध, बस हल्का सा बस ये याद कर लो। देखो पहला क्या था, सीमांत आगम के योगफल से कुल आगम निकालते हैं। दूसरा क्या था, जब सीमांत आगम घटता है तब कुल आगम घटती दर से बढ़ता है। तीसरा क्या था, जब सीमांत, एक बार सीमांत की बात चल रही बेटा, एक बार सीमांत घटता है, एमआर घटता है, एमआर शून्य हो जाता है, एमआर ऋणात्मक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। जब एमआर घटेगा तो कुल आगम घटती दर से बढ़ेगा, जब एमआर शून्य होगा तो कुल आगम अधिकतम हो जाएगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा, और जब एमआर ऋणात्मक हो जाएगा तो कुल आगम घटना प्रारंभ
कर देगा, कुल आगम घटना प्रारंभ कर देगा। ये 4 रिलेशन है। अब देखो मैं कर्व के माध्यम से, टेबल के माध्यम से भी आपको समझाता हूं। कर्व और टेबल दोनों के माध्यम से बेटा। मान लो एक P है, एक Q है, मुझे यहां पर TR, AR और MR, देखो मैं सब चीज निकालना सिखा रहा हूं आपको डायरेक्ट। यहां पर मैं यहां पर आपको एक आगम वाले चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी समझा रहा हूं। आगम के चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हो जाएगा लो आपका। मान लेते हैं Q यूनिट 1 2 3 4 5 6 और मान लेते हैं 5,000 या 50 रुपए की है। अगली यूनिट 40 की है, फिर 30 की है, फिर 20 की है, फिर 10 की है, फिर 5 की है। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं क्या होगा। सीमा कुल आगम निकालते हैं। 50 की 100, कुल आगम कैसे निकलता है बेटा? P की Q से गुणा करके। P गुणा Q बराबर क्या होता है? ये, बल्कि थोड़ा सा मैं इसे सौ, 90, 80, 70, 60, 50 और 40 ये कर लेते हैं। तो 100 एकम 100, एक यूनिट बेची 100 रुपए की बिकी होगी, दो बेचोगे 9 दूनी 18, 180 की बिकी होंगी, तीसरी बेचोगे 8 दूनी 16, 8 24, 240 की बिकी होंगी, है ना। पी की क्यू से गुणा कर रहा हूं बेटा मैं। 7 चौक 28, 280 की बिकी होगी, 5 छंग 30, 300 की बिकी होगी, फिर 5 छंग 30, 5 छंग 30, 300 की बिकी होगी, 7 चौक 28, 280 की बिकी होगी। ये तो आ गया क्या? TR। MR निकालते हैं। MR कैसे निकालते हैं बेटा? एक TR में से ऊपर वाला TR घटाकर, TR में से ऊपर वाला TR घटाकर 100 में से 0 घटा दो, 100 ही आ जाएगा। अब देखो यहां पर आपको समझ में नहीं आया तो 180 में से 100 घटाओ, 80, ये MR आ गया बेटा। 240 में से 180 घटाओ, 240 माइनस 180, 60, ये MR आ गया। 280 में 240 घटाओ, 40 आ गया। 300 में से 280 घटाओ, 20 आ गया। 300 में से 300 घटाओ, 0 आ गया। 280 में से 300 घटाओ, 280 में से 300 घटाओ, माइनस में आ गया भैया, माइनस में आ गया। देखो MR, MR कैसा आ गया भैया? माइनस में आ गया। कैसा आ गया बेटा? MR माइनस में आ गया है। क्यों? छोटे में से बड़ा घटा रहे हो बेटा। अब देखो ध्यान से, क्या ध्यान से? जब तक MR घटता है, जब तक MR घटता है तब तक TR बढ़ रहा है, लेकिन घटती हुई दर से। जहां पर MR हो गया 0, वहां पर TR क्या हो गया बेटा? अधिकतम। और जहां पर MR ऋणात्मक हो गया, वहां पर TR क्या हो गया? घटना स्टार्ट हो गया। ये टेबल आपको खुद बनाकर आनी है। कीमत 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40 ऐसे लिख दोगे, इधर की वो लिख दोगे, P और Q की गुणा कर दोगे तो TR आ जाएगा। TR में से ऊपर वाला TR घटाते रहोगे तो MR आ जाएगा। सर AR कैसे आएगा? TR को Q से भाग दे दो, AR आ जाएगा। बाकी इतना बुरा काम कर ही क्यों रहे हो? TR बराबर होता है हमेशा प्राइस के, तो सीधे क्या करो, जो प्राइस दे रखा है ना वही AR होता है, प्राइस ही AR होता है बेटा। मैंने प्राइस की जगह पर लिख दिया, ये AR आ गया, तो ऊपर नीचे हो गया बेटा, ये 40 AR आ गया। प्राइस की जगह पर लिख दो, AR आ जाएगा। लो भैया हो गया काम। लो आपका एक प्रश्न भी हो गया बेटा, किसका? आगम वाले चैप्टर का। आगम चैप्टर आधा खत्म हो गया, नहीं 90% खत्म हो गया। सर कितना बच रहा है? बस 5% बच रहा है। 5% क्या? सीमांत आगम और औसत आगम में संबंध भी आता है, MR और AR में संबंध भी आता है। MR और AR में संबंध, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू, इसमें संबंध भी एग्जाम के अंदर आएगा। MR और AR में क्या संबंध होता है, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू में क्या रिलेशन होता है। अब MR और AR का रिलेशन कैसे समझेंगे? तो भैया याद रखना, इसमें दो बात केस होते हैं। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में MR AR में क्या रिलेशन है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, और एक अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में MR AR में क्या संबंध है। दो प्रश्न बनते हैं, हम बोलेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में MR AR में अलग संबंध है और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में MR AR में अलग संबंध है। ये क्या हुआ सर? हाँ जी, इसे ऐसे ही समझना है, तो समझ लो बेटा ध्यान से। अगर पूर्ण प्रतियोगिता है, पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब होता है जहां पर कीमतें एक समान रहती हैं। कीमत कैसी रहती है बेटा? यहां पर प्राइस कैसा रहता है? हमेशा सेम रहता है, मतलब कीमतें कभी कम नहीं होती। एक जैसी कीमत पर वस्तु को बेचते हैं, उसे बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता जब वस्तुएं बिल्कुल एक समान कीमत पर बेची जाती हैं। तो यहां पर याद रखना MR ऑलवेज इक्वल टू AR, बस यही संबंध है।
कि एम आर ए आर के बराबर होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में एम आर ए आर के बराबर होता है। वेरी 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 वेरी, आगे मैं लिखूंगा नहीं क्या है वेरी 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 वेरी, सुंदर नहीं है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पूर्ण प्रतियोगिता में एम आर ए आर के क्या होता है, बराबर। अब अपूर्ण प्रतियोगिता में, अपूर्ण प्रतियोगिता में जब प्रतियोगिता अपूर्ण होती है तब क्या होता है भैया, एम आर हमेशा बड़ा होगा किससे, ए आर से। या कह सकते हैं ए आर क्या होता है, एम आर से छोटा होता है। बस ये दो संबंध है। पूर्ण प्रतियोगिता में एम आर ए आर के बराबर होता है। इस तरह का कर्व होता है बेटा, एम आर और ए आर का, सीधा डंडा, एम आर ए आर बराबर। और अपूर्ण प्रतियोगिता में एम आर भी गिरता है और ए आर उससे नीचे गिरता है। ये हो गया जी, सॉरी, एम आर हमेशा क्या होता है, ए आर से कम होता है ना। एम आर क्या होता है, ए आर से कम होता है बेटा। ऊपर वाला ए आर हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, एम आर हो गया। ये घटते घटते नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो एम आर हमेशा ए आर से कम होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में एम आर ए आर के बराबर होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में एम आर ए आर से छोटा होता है, यानी कि ए आर एम आर से बड़ा होता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये दो डिफरेंस याद कर लो, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार जिसमें कीमत एक समान रहती है। पूर्ण प्रतियोगिता वो बाजार जिसमें ज्यादा वस्तुएं बेचने के लिए कीमतों को घटाना पड़ता है। इतना सा था। तो ये चैप्टर बेटा आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आगम नाम का चैप्टर एक ही क्लास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हो गए, संबंध भी हो गए, मीनिंग भी हो गया, कंप्लीट चैप्टर आपका हो जाता है बेटा क्या, आगम वाला इस एक के अंदर। चलिएगा आज की इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।